बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आलोक धनवा की रचना पतंग कविता। सबसे पहले आप आलोक धनवा के बारे में जानिए कि उनका जन्म 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार, आप सब इस नाम से परिचित होंगे, मुंगेर बिहार में हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वह है पहली कविता जनता का आदमी, ये कविता है 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि पाई उन्होंने। दुनिया रोज़ बनती है एकमात्र संग्रह है उनका, और जो सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं वह है राहुल सम्मान, जो कि राहुल सांकृत्यायन के ये में दिया जाता है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान, ये सारे उन्हें प्राप्त थे। पतंग जो कविता है यह उनकी एकमात्र काव्य रचना का हिस्सा है। यह पूरी की पूरी कविता नहीं है, उसके कुछ अंश आपको पाठ्यपुस्तक में पढ़ने के लिए दिए गए हैं, जिसमें प्रकृति से धीरे धीरे, जैसे सावन भादों के ख़त्म होने के बाद, सावन के आने से लेकर सावन भादों के ख़त्म हो जाने के बाद फिर शरद ऋतु का वर्णन करते हुए किस प्रकार लेखक बच्चों पर चले जाते हैं और फिर बच्चों के विषय में बताने लगते हैं कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उनका मन कैसा होता है, किस प्रकार पतंग और बच्चों का संबंध है। चलिए पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। सबसे तेज बौछारें गईं भादो गया। आप जानते हैं कि सावन के बाद भादो का, जो हिंदी मास के अनुसार भादो का महीना आता है, बारिश का दिन, जो कि सितंबर के महीने में आता है, उसके चले जाने के बाद भादो जब समाप्त हो जाता है तो शरद ऋतु आता है, जिसमें हम शरद ऋतु में शारदीय नवरात्र भी मनाते हैं। तो उस सुबह को आप याद करें कि वह सुबह कैसा होता है। तो बारिश के बाद जो आसमान साफ हो जाता है और उसमें सूर्य की किरणें जब फूटने लगती हैं तो वो सूर्य की किरणें जो हैं वो कैसी लगती हैं, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। खरगोश की आँखें जो बिल्कुल गुलाबी भी नहीं होती, लाल भी नहीं होती, एकदम बीच बीच जैसी खरगोश की आंखें होती हैं लाल, वैसा ही लाल सवेरा होता है सुबह, क्योंकि उस समय थोड़ी थोड़ी सर्दी लगने लगती है, इसलिए मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज बजाते हुए। यहाँ शरद एक व्यक्ति को भी कहा गया है और शरद यहाँ ऋतु है। यहाँ शरद ऋतु का व्यक्ति के साथ तुलना किया गया है, व्यक्ति बताया गया है उसे, इसलिए वो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। शरद ऋतु का साइकिल पर बैठकर साइकिल चलाते हुए, पुलों को पार करते हुए आना, चलते चले आना, यहाँ पर शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार आप लोग जानते हैं, जहाँ जड़ वस्तु को मानव से तुलना की जाती है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे पेड़ पौधे हवाएं, यहाँ ऋतु का मानवीकरण किया गया है, जो कि कवि की कल्पना में ऐसा प्रतीत होता है कि वह साइकिल पर, चमकीली साइकिल पर बैठा है, क्योंकि शरद ऋतु की जो सुबह होती है वह चमकीली होती है, क्योंकि कई दिनों तक बादलों और बारिश के बाद वह ऋतु आती है और जो सूर्य की रोशनी होती है वह चमकीली सी लगती है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, शरद ऋतु नया नया आगमन हुआ रहता है, इसीलिए उसे नई चमकीली साइकिल कहा गया है, जिसे वह तेज चलाते हुए पुलों को पार कर रहा है। कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि वह धीरे धीरे उजाला छाता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य की जो रोशनी है वह धीरे धीरे पुलों को पार करते हुए सर्वत्र फैल जाएगी। घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, उसकी जो सुबह है वह बहुत सुहावनी है
ऐसा लगता है कवि को कि वह अपने चमकीले इशारों से बुलाती है। चमकीले इशारों किस लिए कहा गया है? क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी ओस की बूंदें गिरने लगती हैं और उन ओस की बूंदों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सुबह का जो समय है वह चमकीला सा हो जाता है। तो ऐसी चमकीली जो सुबह है वह किसे बुला रही है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। मंद मंद हवा भी चलने लगती है और ऐसी मंद हवा में बच्चे पतंग बहुत उड़ाते हैं। इसलिए यह चमकीली सुबह जो है वह बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए अपने चमकीले इशारों से बुला रही है, निमंत्रण दे रही है कि आओ ऐसे सुहावने मौसम में पतंग उड़ाओ, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। क्योंकि तुरंत बारिश का समय बीता रहता है तो आकाश में आपको सफ़ेद रंग के बादल, स्वच्छ निर्मल बादल कहीं कहीं दिखाई देंगे, जो कि देखने में बहुत सुहावने लगते हैं। ऐसा लगता है कि रुई की फाहें हों। तो आकाश को इतना मुलायम कर देती हैं और मंद हवा इतनी सुहावनी चलती है। वह अपना मौसम इस प्रकार का ऐसा इसलिए बना लिया है ताकि पतंग जैसी पतली चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। लेखक यहाँ बताते हैं, आप देखिए कि एक एक लाइन में बहुत अर्थ छुपा हुआ है। आकाश को मुलायम क्यों किया है? ताकि पतंग जैसी हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। पतंग आप जानते हैं हल्की होती है बहुत, तभी वह आसमान में उड़ती है, और बहुत ही रंगीन पतंग बनाए जाते हैं ताकि दूर आसमान में भी वो नज़र आए। दुनिया की सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। पतंग को आपने देखा होगा, पतंग को बांधकर उड़ाने के लिए उसमें कमानी लगाई जाती है धागे से, दो तरफ से लगाकर, फिर बीच में फिर रस्सी डोरी को बांधते हैं और फिर उड़ाते हैं। और उड़ाते समय जिसकी पतंग ज़्यादा दूर उड़ी या फिर किसी ने किसी की पतंग काट दी तो फिर सीटी बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, जिसने काटा उसका उत्साहवर्धन करते हैं और जो इसका कट गया उसे चिढ़ाते भी हैं। तो शरद ने अपना ऐसा मौसम इसलिए बनाया है ताकि बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके और ऐसा मौसम में क्या हो जाए, शुरू हो सके बच्चों की सीटियों और किलकारियों, तितलियों की नाजुक दुनिया। और ऐसे मौसम में जबकि बारिश समाप्त हो जाती है तो आप देखिएगा तितलियां आसमान में बहुत उड़ने लगती हैं। ऐसी दुनिया की शुरुआत हो सके, इसीलिए शरद ऋतु का आगमन हुआ है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि यहाँ बताते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि यह पतंग कविता का अंश है, तो पतंग उड़ाने वाले बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि वे बच्चे कैसे होते हैं। वे बच्चे क्या लाते हैं अपने साथ? जन्म से लाते हैं कपास। जो बच्चे होते हैं वो कपास के समान हल्के फुल्के मुलायम होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चे, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि जब वो दौड़ना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं। स्थिर रहना तो उनके स्वभाव में ही नहीं है। तो कवि कह रहे हैं कि वे दौड़ते नहीं हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि पृथ्वी उनके पैरों के नीचे घूमती चली आती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब बच्चे छतों पर दौड़ते हैं या घरों में दौड़ते हैं तो क्या हो जाता है? जब वे दौड़ते हैं बेसुध, इस बात की सुध ही नहीं रहती कि उन्हें चोट लगेगा, गिर जाएंगे, इस बात की सुध ही लिए बिना जब वे छतों पर दौड़ते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि छत उनके लायक नहीं या छत उनके दौड़ने के लायक नहीं, उन्हें चोट लग जाएगी, नरम नहीं है, छत रुखड़ा है, ऐसा उन्हें नहीं लगता। ऐसा लगता है कि छत को नरम बना दिया गया है उनको दौड़ने के लिए। भले ही छत रुखड़ा ही क्यों ना हो, वे उसमें बड़ी तेज़ी से दौड़ते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जहाँ 10 बच्चे रहेंगे वहाँ बहुत कोलाहल करते हैं। मृदंग, आपने वाद्य यंत्र के बारे में सुना होगा कि एक तरफ बड़ा सा गोल बना रहता है, दूसरी तरफ पतला सा रहता है, लंबा सा होता है, जिसे
बजाया जाता है तो दिशाओं को इस तरह बजाते हैं कि पूरी दिशाएं गुंजायमान हो जाती हैं। वे दिशाओं को नहीं बजाते हैं, कवि ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि उनके शोरगुल से, हल्ले से सारी दिशाएं गूंज उठती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर उछल उछल कर दौड़ना बच्चों के दौड़ने की एक खास चाल होती है कि एक पैर से उछल उछल कर दौड़े। तो लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार मेंढक उछल उछल पेंग भरना, उसे कहते हैं मेंढक जिस तरह चलता है। तो जिस तरह मेंढक उछल उछल कर चलता है, वैसे ही बच्चे भी पेंग भरते हुए दौड़े चले आते हैं। ऐसा लगता है कि डाल की तरह लचीली वेग से, अक्सर ऐसा लगता है कि उनके शरीर में पेड़ की डालियां जो हवाओं से ऊपर नीचे डोलती हैं, वैसा लचीला शरीर है उनके पास, इसलिए वे पेंग भरते हुए दौड़ते हैं। आप समझ गए होंगे कि बच्चे जब पेंग भरते हैं तो ऐसा लगता है कि हवाओं के चलने से जो टहनियाँ ऊपर नीचे लचीली हो जाती हैं, लचीली रहती हैं, उसी प्रकार उनका शरीर है कि उनका शरीर इतना लचीला है कि वे पेंग भरते हुए दौड़ते हैं।